मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैंने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर जनरल एक्सप्रेशंस चैप्टर 2 अध्याय 2 पार्ट 2 भाषण संहिता साधारण स्पष्टीकरण धारा 6 संहिता में परिभाषाओं का अपवाद धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव धारा 8 लिंग धारा 9 वचन धारा 10 पुरुष और स्त्री धारा 11 लोक सेवक की परिभाषा धारा 12 लोक 13 निश्चित 14 सरकार का सेवक धारा 15 निश्चित और धारा 16 निश्चित के बारे में बताया है। हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम जानेंगे धारा 6 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 6 कहती है अपवादों का अध्ययन का समझे जाना। आईपीसी के सेक्शन 6 भाषण संहिता की धारा 6 के अनुसार इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्यायन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों में ऐसी परिभाषा दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। इसका कहने का अर्थात यह है कि किसी परिभाषा, किसी भी उपबंध के अंदर साधारण कोई भी अपवाद है तो उस अपवाद में बलि दंड में वापस दोहराया गया, मगर ऐसा दृष्टांत में दोहराया नहीं गया होना चाहिए। धारा 7 आईपीसी एक बार स्पष्टीकरण वाक्यांश का अभिप्राय। भाषण संहिता की धारा 7 के अनुसार हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि जो वाक्यांश बोला गया है उस भाग में इस आईपीसी में दिया गया है, उसका प्रयोग हुआ है। धारा 8 के बारे में बात करेंगे। लिंग क्या होता है? भारतीय संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए जाते हैं वो व्यक्ति के बारे में लागू होते हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो, या वो स्त्री हो या पुरुष हो। वहां पे हर व्यक्ति के बारे में जहां का प्रयोग होता है वाचक पुल्लिंग से होता है, वहां पे स्त्री और नर के बारे में ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये फलाना स्त्री ने कहा था या ये किसी पुरुष के द्वारा कहा गया है। वहां पे जहां ये शब्द प्रयोग हो रहा है, वाचक शब्द प्रयोग हो रहा है, वहां पे नर हो या नारी हो, वहां पे लागू होता है। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 9 की। आईपीसी की धारा 9 वचन। भाषण संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल प्रतीत न हो एक वचन गोतक शब्दों में अंतर्गत बहुवचन आता है। जहां पे एक वचन शब्द नहीं होते वहां पे शब्दों में बहुवचन आता है, और जहां बहुवचन गोतक शब्द होते हैं वहां पर एक वचन शब्द का प्रयोग होता है। धारा 10 आईपीसी की धारा 10 पुरुष और स्त्री के बारे में बताई गई है। भाषण संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का गोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी के लिए प्रयोग में आता है। धारा 11 आईपीसी व्यक्ति। भाषण संहिता की धारा 11 के अनुसार कोई भी कंपनी या सगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। वह आर्टिफिशियल पर्सन हो या एक लिविंग पर्सन हो, वह हर व्यक्ति शब्द के अंतर्गत धारा 11 के अनुसार आता है। आईपीसी की धारा 11 ये बतलाती है। धारा 12 के अनुसार जनता और जन सामान्य। आईपीसी धारा के अनुसार भाषण संहिता धारा 12 के अनुसार जनता सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता के शब्द के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण धारा की। आएगी धारा 13 क्वीन की परिभाषा दी गई है। भारतीय संहिता की धारा 13 के अनुसार
ट विधि के अनुकूल आदेश 1950 द्वारा निरसित। जो 1950 में जो आदेश दिए गए थे वह निरसित है। वहां पर क्वीन की परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 14 सरकार किसे कहते हैं? भारतीय संहिता के धारा 14 के अनुसार सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक होते हैं। सरकार के अंदर जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जिसे नियुक्त किया गया है, जैसे कोई अधिकारी है या कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है या बाबू है या एक बड़े ऑफिसर पद पे, तो उस व्यक्ति का जो भी अधिकार होते हैं, उसके राइट होते हैं, उसे नियुक्त किया जाता है, उसे नियोजित किया जाता है। वो किसमें दिया गया? आईपीसी की धारा 14 के अनुसार एक सरकारी सेवक के रूप में, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। धारा 15 के अनुसार ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। भारतीय संहिता की धारा 15 के अनुसार ट विधि के अनुकूल आदेश 1937 द्वारा निरसित है। जो 1937 में जो आदेश हुए थे वो अब मान्य नहीं है। धारा 16 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। भारतीय संहिता की धारा 16 के अनुसार ट भारत के भारतीय विधि के अनुकूल आदेश 1937 द्वारा निरसित के बारे में बताया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है कि गवर्नमेंट कब से लागू हुई है, कब से आदेश हुआ है, उसके बारे में बताया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 17 के अनुसार आईपीसी की धारा 17 के अनुसार सरकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संहिता की धारा के अनुसार सरकार दो प्रकार की होती है, आप लोग सब लोग जानते हैं। एक तो होती है राज्य सरकार और एक होती है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बारे में सरकार की परिभाषा दी गई है। किसके अंदर दी गई है? आईपीसी की धारा 17 के अंदर दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। आईपीसी की धारा 18 क्या कहती है? भारत की संपूर्ण भारत और जम्मू कश्मीर राज्य में भी भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। संपूर्ण भारत के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत का अधिकार है, वहां भी आईपीसी लागू होगी। और धारा 370 रखने के बाद में ये एक मुख्य अमेंडमेंट हुआ कि वहां पर भी संपूर्ण भारत में भी कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उस पर भारतीय संहिता लागू होगी। धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश की डेफिनेशन दी गई। न्यायाधीश क्या होता है? धारा 19 के विवरण के अनुसार भारतीय संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है जो किसी कानूनी कार्रवाई में मदद करे, किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाए और उसे न्यायाधीश अपॉइंट नियुक्त किया जाता है। चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील होने न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकार द्वारा पुष्ट किए जाने या अंतिम हो जाए देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा उस व्यक्ति निकाय में एक हो जो व्यक्ति निकाय में ऐसा निर्णय देने में विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जिसने विधि ने उसे नियुक्त किया है विधि द्वारा और वह से अपॉइंट किया गया है। मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सेशन न्यायालय, सेशन न्यायाधीश है और हाई कोर्ट जस्टिस है, उसके बारे में परिभाषित दी गई है। धारा 20 के अनुसार आईपीसी की धारा 20 के अनुसार न्यायालय की डेफिनेशन दी गई है। भारतीय संहिता की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का है जिसे अकेले ही हो न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। उस न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में हर एक असहाय या गरीब व्यक्ति जिसके साथ में उसके कानूनों का हनन हुआ है उसे न्याय दिलाने के लिए एक न्यायाधीश को कोर्ट में नियुक्त किया जाता है और वो दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद उसे लगता है कि किसके साथ में उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिल सके, उसे न्याय हमेशा जरूर मिलता है।
न्यायकृत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायकृत कार्य कर रहा हो तो तक है। दृष्टांत मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचरण करने को अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है वह न्यायालय। पहले जमाने के अंदर कोर्ट नहीं हुआ करते थे, उस समय पंचायत बैठा करती थी। पंचायत के अंदर कोई भी निपटारा होता था, वहां पे एक सरपंच को एक न्यायालय संबंध माना जाता था, उसे न्यायाधीश माना जाता था, वो न्याय करता था गाँव के अंदर। आज भी गाँवों में सरपंच होते हैं जो गाँव के छोटे मोटे मामले निपटारा करते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसन्न के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।